नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। आप हैं रियल न्यूज एंड एनालिसिस में देश और दुनिया की तमाम खबरों का विश्लेषण। आज के सेशन में इनकम टैक्स के नाम पर सरकार ने लोगों को ठग लिया है, कोई फायदा भी हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सरकार ने हाल ही में न्यू टैक्स स्लैब में इनकम टैक्स के लिए 7 लाख तक की कमाई पर 5% का टैक्स काटने की बात कही है। मतलब 3 लाख से 7 लाख तक अगर आपकी कमाई है तो नई टैक्स रेजिम में आपके 5% की कटौती की जाएगी। पहले 6 लाख तक वाले लोगों पर ही 5% कटता था, अब 7 लाख तक कमाई है तो 5% कटेगा। और सरकार ने साथ में एक लाइन और कहा है कि हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन में 75,000 रुपए का आपको लाभ दे रहे हैं। यानी 7,75,000 तक की अगर आपकी रेंज है तो 75,000 वाली जो तनख्वाह है, 75,000 अगर आपकी कमाई एक्स्ट्रा है तो उस पर तो हम टैक्स लेंगे ही नहीं। 7 लाख तक की कमाई अगर आपके पास है तो उस पर टैक्स लगेगा 5%। अब आज के सेशन में हम यह समझेंगे कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति 7,75,000 कमा करके भी 0% टैक्स पे कर सकता है। यानी आपकी कमाई 7,75 है, सरकार कह रही है कि 3 से लेकर के 7% के बीच, 3 लाख से 7 लाख के बीच में अगर आपकी कमाई है तो 5% आपके ऊपर टैक्स लगेगा आपकी कमाई का। हम ये बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या तरीका है जिसके चलते आपको 0 टैक्स देना पड़े। हालांकि जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं इनकम टैक्स के जानकारों को तो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन एक जनरल ऑडियंस इस बात को इसलिए समझे कि टैक्स स्लैब्स के क्या क्या नियम होते हैं, है ना। बाकी जो टैक्स के जानकार हैं वो इस बात को बहुत चुटकी भर का खेल है, खट से बताएंगे 87A की बात कर रहे हो, लेकिन अपन बेसिक जनरल बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, नंबर दूसरी बात, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में क्या अंतर है? सरकार क्यों चाहती है कि लोग न्यू टैक्स रिजीम में एंट्री करें? न्यू टैक्स रिजीम जिसके अंदर 7 लाख तक का अभी ये कहा गया है, इसको लोग क्यों ऑप्ट नहीं कर रहे हैं? सारी बातें आज के सेशन में चलते हैं, पूरा इतिहास इनकम टैक्स का जानेंगे, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग बजट को एक्सटेंडेड तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। कल रात को जब अपन ने सेशन किया था अंकित इंस्पायर इंडिया पर, तब मैंने आपको बजट के बारे में जानकारी दी थी। अब मैं आपको बजट के अंदर टैक्सेशन पर जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि जब बजट आता है तो उसके 2 रूप होते हैं, सरकार खर्च कहां करेगी और सरकार कमाएगी कहां से। तो सरकार खर्च कहां करेगी यह जानकारी तो बजट में सब लोग चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, सरकार कमाएगी कहां से यह हल्के से निकाल दिया जाता है। लेकिन सरकार कमाएगी कहां से, तो आंसर है टैक्सेस से, और वो टैक्सेस इनकम टैक्स में आते हैं। सरकार इनकम टैक्स से कमाना चाहती है, ठीक है साहब। अब इनकम टैक्स के अंदर सरकार के द्वारा जो छूट दी गई है वो सुर्खी बन गई है। सरकार की तरफ से जारी डेटा के अनुसार अब लोगों का टैक्स में बचत होगा, क्योंकि पहले 6 लाख तक ही 5% कटता था, अब 7 लाख तक 5% कटेगा। आप में से कुछ लिसनर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कमाना ही शुरू ना किया हो, वो कहेंगे मेरे किस काम की है चीज। जान लीजिए, कमाना तो अल्टीमेटली आपको भी है, भविष्य के लिए समझ लीजिए, ठीक है। दोनों प्रकार के लोग इस बात को जरूरी समझें कि सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर क्या कहा है। पहले मैं आपको बेसिक जानकारी इनकम टैक्स की देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और सारी जानकारी को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। कर, टैक्स जरूरी क्यों होता है? भाई, हमने अपनी तरफ से एक सरकार चुनकर भेज दी, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हमने कहा डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हम लोग अपने ऊपर एक सरकार भेजते हैं खुद में से निकाल करके, जाओ हम पर राज करो। अब आपको भी पता है कि अगर किसी को आपने राज करने की जिम्मेदारी दे दी तो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राज बिना पैसे के थोड़ी होता है। मतलब आपको सड़कें बनानी है, आपको सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, आपको सब स्वास्थ्य के लिए, आपको शिक्षा के लिए पैसा खर्च करना है ना भाई। पैसा खर्च करना है तो पैसा कौन देगा? तो पैसा आप ही लोग देंगे। यानी जिस जनता ने अपने लिए एक चुनकर सरकार भेजी, उस सरकार से कहा चिंता मत करो, आप तो काम करो जी, काम करने का पैसा भी हम ही लोग देंगे। और ये पैसा हम 2 प्रकार से देते हैं। कुछ तरीके डायरेक्ट हैं कि साहब मुझसे ही ले लो, मैंने इतना कमाया था, मेरी कमाई का इतना % सरकार आपका हुआ। और एक इनडायरेक्ट तरीका, देखो यार मुझे मत बताना मुझसे कितना लिया है, मुझे बिना बताए पैसा काट लो। बोले जैसे कोई वस्तु मैंने यूज करी, आपने उस वस्तु से पैसा ले लिया, मतलब कहा कि अगर मैंने ये स्विचर यूज कर रखा है तो आपने स्विचर बनाने वाले से पैसा ले लिया, मुझे ये महंगा पड़ा, मैं खुश हूं कि ये वस्तु की कीमत है, लेकिन असल में मुझे पता है कि ये टैक्स लगने के कारण महंगी पड़ी है, मैं लेकिन हैप्पी हूं। इनडायरेक्टली ले लो या डायरेक्ट मेरे से पैसे मत लो। सरकार 2 प्रकार से आपसे पैसे ले लेती है, ठीक
ठीक है साहब, आपने ही चुना है सरकार को, इसलिए सरकार आप पर सुविधाएं विकसित करने के लिए खर्च करना चाहती है और खर्च करने के लिए वो टैक्स कटौती करती है। तो क्या टैक्स चुनी हुई सरकार ही करती है? अजी नहीं साहब, इसका इतिहास बहुत पुराना है। चूंकि आज के सेशन में हम इनकम टैक्स की वसूली बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स के बारे में ही आज का सेशन है कि इसका इतिहास क्या है। अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो टैक्स देता है, तो कमाने और टैक्स देने के नियम क्या हैं, इसके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना, आयकर चुकाने के लिए ही लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं कि भाई हमने इनकम टैक्स भर दिया। ठीक है, इसका कोई संवैधानिक प्रावधान भी है क्या कि मतलब टैक्स ना चुकाएं तो हमको कोई कानूनी रूप से पकड़ लेगा, कुछ कर लेगा? बिल्कुल, कानून में बकायदा मेंशन है, संविधान की अनुसूची 7 में, जहां केंद्र सरकार के लिए विषय वस्तु लिखी गई हैं, उसमें लिखा गया है कि कृषि के अलावा जितने भी प्रकार की इनकम है उस पर टैक्स लगेगा और उसकी वसूली डायरेक्ट टैक्स के रूप में इनकम टैक्स के अंदर की जाएगी। क्या इनकम टैक्स की वसूली किसी कानून से भी ड्रिवन है क्या? आंसर है जी हां। कौन से कानून से है? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 से ड्रिवन है और इनकम टैक्स कानून 1962 के अंदर इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। मतलब आज जो हमारा पैसा कटता है वो आईटी एक्ट के तहत कटता है 1961 और 62 में, जिसकी डिटेलिंग दी गई है। और तो और ये जो सारी जानकारी है इसको कंट्रोल करता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसको आप सीबीडीटी कहते हैं। वो समय में संबंध पर इसके अंदर जानकारी देता रहता है। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रिकॉर्ड है 8.18 करोड़ इनकम टैक्स रिकॉर्ड फाइल किया गया 2023-24 में। इसका मतलब इतने लोगों के द्वारा, 8 करोड़ लोगों के द्वारा आईटीआर भरा गया है। आईटीआर 8 करोड़ लोगों के द्वारा भरा गया है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। 144 करोड़ की आबादी है, उसमें से 8% लोग ही हमारे देश में, 8 करोड़ 5% ही बन रहा है, 14.70, हाँ 5 से 6% लोग ही आईटीआर फिल कर रहे हैं। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात इसलिए है कि लगातार यह नंबर बढ़ता जा रहा है। सरकारी प्रयास से डायरेक्ट टैक्स पे करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है साहब, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री भी जान लीजिए। आज से 164 साल पहले देश में पहली बार इनकम टैक्स के लेकर के कानून आया था। 1860 में अंग्रेजी अफसर हुआ करते थे जेम्स विलियम्स, जिन्होंने जब बजट पेश किया था उसी समय इन्होंने इनकम टैक्स की बात की थी। जेम्स विलियम्स असल में एक अर्थशास्त्री थे जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया भेजा था जब इंडियन गवर्नमेंट का खर्चा बहुत बढ़ गया था। इन्हें वित्त मंत्री बनाकर भेजा था। चार्टर अकाउंटेंट बैंक के ये मतलब वो थे, संस्थापक थे और बाकायदा एक बड़े अर्थशास्त्री थे। इन्हें भेजा गया कि आप जाइए इंडिया का बजट बनाइए और बजट बनाकर वहां से जनता से कैसे इनकम ली जा सकती है उसके बारे में उनसे टैक्सेशन पर बात करिए। इस काम के लिए यहां आए और इन्होंने अपनी तरफ से इनकम टैक्स का कानून जोड़ा, जिसमें कहा कि 200 रुपए तक की सालाना कमाई वालों को इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। और यह जानकारी उन्होंने 1860 में तय कर दी थी। 1961 तक यह कानून लागू रहा। उसके बाद में फिर हमने अपने अपने कानून बनाए। वर्तमान में जो कानून है उसमें 298 धाराएं, 23 अध्याय और कई महत्वपूर्ण प्रावधान जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर यह इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा, सेना का इतिहास रहा, हमारे देश की आजादी के समय संघर्ष का इतिहास रहा। लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ी बात है वो यह है कि जेम्स विलियम्स के समय में पहली बार देश के अंदर इनकम टैक्स की बात कही गई थी। ठीक है साहब, देश की आजादी से और अब तक की अगर हम बात करें तो उसमें प्रमुख प्रावधान क्या हैं, तो देखिए जेम्स विलियम्स ने सबसे पहले इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। 22 में सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टैक्स का कानून स्थापित किया। 24 में सीबीडीटी की तरह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। 46 में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो टैक्स के लिए काम करेंगे उनकी नियुक्ति शुरू हुई। 1957 में आईआरएस ऑफिसर्स, जिन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आप जानते हैं, इनके लिए प्रॉपर तरीके से कॉलेज की स्थापना हुई। 1981 के अंदर कंप्यूटेशन शुरू किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। 2009 के अंदर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु के अंदर स्थापित किया गया। 2014 के अंदर एक वेबसाइट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। 2020 के अंदर विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च की गई। 2021 के अंदर न्यू ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया। मतलब एक प्रकार से कुल मिलाकर यह समझिए कि इनकम टैक्स का लंबा चौड़ा इतिहास है। आज हम इसी इनकम टैक्स पर चर्चा कर रहे हैं। आसान भाषा में समझिए, पैसे कितने कमाएं जिस पर सरकार को अपन से हिस्सा दें। पता चल रहा है हम इतना कमाते ही नहीं है जिससे कि हम पैसा दे पाएं, तो सरकार ने इसके लिए एक नियम बना रखा है कि अगर भाई आप 3 लाख रुपए तक ही कमाते हो ना, तो आपसे हम एक भी पैसा नहीं लेंगे, परेशान मत रहो। यह है न्यू टैक्स रेजीम। और 3
3 लाख से 7 लाख की रेंज में कमाते हो, यानी कि आपकी सालाना इनकम 3 लाख से 7 लाख के बीच में है, तो हम उस पर 5% टैक्स काटेंगे। पहले ये इस इनकम जो है ये 6 लाख रुपए तक हुआ करती थी, 3 से 6 के बीच में कमाते हो तो 5% कटेगा। साथ ही साथ सरकार ने इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया। अब इसका मतलब समझिए, जिसकी वजह से 17,500 रुपए तक का फायदा हो रहा है। ये है क्या? देखो, मान लो आपकी कमाई 3 लाख रुपए से कम है, मतलब आप विद्यार्थी वर्ग में हैं या फिर बहुत ही कम कमाई पर, तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। लेकिन 3 लाख से 7 लाख रुपए के बीच में आपकी कमाई है तो 5%, 7 से 10 के बीच में 10%, 10 से 12 के बीच में 15%, 12 से 15 के बीच में 20% और 15 लाख से ऊपर 30% का प्रावधान फिलहाल इस बार के बजट में कर दिया गया है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से 75,000 कर दिया गया है, ठीक है ना। साथ में ही फैमिली पेंशनर्स के लिए जो डिडक्शन है फैमिली पेंशन पर, उसे 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। इसका मतलब समझते हैं क्या है? इसका मतलब 50,000 से 15,000 के बीच का अंतर क्या है, इसको देखते हैं। देखो, ये कैसे डिसाइड होती है कि सर क्या पूरे पर लगती है? तो मैं एक बार के लिए एक नंबर ले लेता हूं। मान लीजिए आप 7 लाख रुपए ही कमाते हैं, है ना। अब 7 लाख रुपए आपकी कमाई है तो इनकम टैक्स कैसे दिया जाता है कि 7 लाख में से 0 से 3 की रेंज में जो पैसा कमाया उस पर 0 टैक्स दिया जाएगा, ठीक है साहब। अच्छा, तो 7 लाख में यहां से ऊपर कितना पैसा दिया आपने? 3 से 7 के बीच में आपने पैसा दिया 4 लाख, तो 4 लाख पर 5% टैक्स। 5% टैक्स कितना हुआ? 20,000 रुपए। सरकार कह रही है कि आप अपनी कमाई में से 20,000 रुपए अब मुझे दे दो। याद रखने की बात यह है कि ये 7 लाख पर 5% नहीं लिया जाता। मतलब जो लोग नहीं जानते टैक्स कैसे कटता है वो थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए। मैं आपके सीए के रूप में काम नहीं कर रहा हूं, आसान भाषा में ये बता रहा हूं टैक्स कैसे कटता है ना। 7 लाख रुपए पर 5% कटता होता तो 35,000 टैक्स पे कर रहे होते आप, लेकिन ये अलाउड नहीं होता है। क्या अलाउड होता है? 7 लाख में से 3 लाख तक तो टैक्स फ्री इनकम है, उससे ऊपर 3 से 7 लाख तक आपको 20,000 देना पड़ता है। अब सरकार ने क्या कहा कि अगर आप 75,000 रुपए और कमा लें, मतलब हम आपसे कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, 7 लाख तक कमाया था तो उस पर आपने 5% टैक्स दिया 20,000। क्यों? क्योंकि सरकार ने आपको कहां पर डाल दिया है? इस योजना के तहत 5% में डाल दिया है। 5% आपकी कमाई का आपको सरकार को देना है। अब आपने यहां पर अतिरिक्त रूप से सरकार से क्या सुन लिया? सरकार ने आपको एक लाइन कह दी कि मैं आपको अपनी तरफ से एक एडिशनल फायदा दे रही हूं, और वो फायदा क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन का। मैं ये मानकर चल रही हूं कि 75,000 रुपए आपसे और खर्च हो गए होंगे, आप एक काम करिए कि इस पर भी टैक्स मत दो। मतलब इस 7 को 7 मत पढ़ो, इस 7 को 3 लाख से लेकर के 7,75,000 पढ़ो। मतलब समझ में आ गया? मतलब बोले इतना पढ़ लो कि इतने पैसे में से मैं कोई टैक्स आपसे नहीं लेने वाली। मतलब इसको ऐसे समझते हैं कि 3 लाख से लेकर 7,75,000 के बीच में अगर 4,75,000 रुपए अतिरिक्त हैं, 4,75,000 पर 5 के हिसाब से अगर टैक्स लगता, 7 दूनी 14, 15 दूनी 30, 7 5 20, यानी कि लगभग 23,000 रुपए का तो टैक्स पड़ता। और टैक्स के ऊपर सरकार 4% सेस और लेती है, यानी टैक्स ऑन टैक्स और लेती है, तो ये लगभग 25,000 के आसपास आपका टैक्स डिडक्ट होता है। मतलब आप अगर 7,75,000 कमाते हैं तो आपको 25,000 रुपए टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सरकार ने कहा इस 75,000 को काउंट ही मत करो, मैं मान ही नहीं रही कि आपने कमाया है, आप तो मुझे 7 लाख तक ही टैक्स दे दो। अब आप पूछेंगे सर मैं तो ये भी नहीं देना चाहता। सरकार ने इसका भी प्रबंध कर दिया। सरकार ने एक कानून में प्रावधान डाला 87A का, और उसमें प्रावधान डाल के कहा कि अगर कोई व्यक्ति 87A की रिबेट लेता है तो उसे हम 25,000 रुपए अपनी तरफ से टैक्स रिबेट दे देंगे, कि कहेंगे कि जा सिमरन जी ले तेरी जिंदगी। अर्थात ये जो 25,000 रुपए इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बन रही थी ना, हम इसे पूरी तरह माफ कर देंगे। अब आप ऐसे समझिए ये कितना बड़ा पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझ लीजिए। और यह है कि यदि आपने न्यू टैक्स रेजीम के तहत
2020 में सरकार ने एक नया प्रबंध किया था। मैं न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम क्या है वो भी समझाऊंगा। फिलहाल के लिए समझिए कि इनकम टैक्स में जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जो कि सरकार के द्वारा बजट में लाया गया प्रावधान है 3 से 7 के बीच में 5% का, अगर आपको 5% भी नहीं देना है तो इसका सरकार ने प्रावधान दिया कि 87A के तहत आप हमसे रिबेट ले सकते हो। क्या रिबेट ले सकते हो कि 87A के तहत मैं 25,000 रुपए तक का टैक्स ही माफ कर दूंगा। यानी कि ये जो टैक्स बन रहा है ना 25,000, मैं माफ ही कर दूंगा। तो आप कहेंगे तो सर कोई टैक्स क्यों ही देगा, फिर तो हर आदमी चाहेगा कि ये माफी हो जाए, 87A के तहत माफी चाहेगा। बिल्कुल सही है, हर आदमी ये रिबेट लेना चाहता है। इसका मतलब साफ है कि हमारे देश में 7 लाख रुपए तक की तो इनकम टैक्स फ्री है, क्योंकि 87A ऑलरेडी लगा हुआ है, और फिर इसमें 75,000 और जोड़ दो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अपने देश में 7,75,000 रुपए तक कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, नो टैक्स लायबिलिटी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिर आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनेगा, आपने तो चिल्ला के कह दिया नो टैक्स लायबिलिटी, तो फिर यहां पर निल लिखा हुआ है, यहां पर 5% लिखा हुआ है, या तो आप ज्यादा समझदार हैं या सरकार बेवकूफ है। मैंने कहा भाई रुकिए, ये 3 से 7 के बीच में सरकार जो 5% लिख रही है ना, इसे वो आपको जताकर माफ कर रही है कि देखो टेक्निकली तो 5% बनता है, लेकिन 87A के तहत मैं आपको रिबेट देकर कहती हूं कि जाओ और 25,000 रुपए मेरे से और ले जाओ। मतलब एक प्रकार से सरकार आप पर एहसान कर रही है, यह दिखाने के लिए 5% लिखा गया है। लेकिन सर मैं एहसान नहीं चाहता, नहीं चाहता तो मतलब 87A का रिबेट सरकार आपसे 5% वसूलेगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये तो मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंट्री है। मैंने कहा और नहीं तो क्या, लेकिन इसमें एक खेला है, और खेला क्या है, आपकी कमाई 7,75,000 तक है, आप 87A का बेनिफिट लेकर, क्योंकि जेब से कोई टैक्स नहीं देना चाहता, ऐसी स्थिति में आप उसको रिबेट देकर 25,000 का लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन 25,000 से लाभ को तो आपने दिमाग में रख लिया, कल को गलती से आपकी तनख्वाह हो गई 7,76,000 रुपए। अब अगर 7,76,000 रुपए आपकी तनख्वाह बैठ गई एक साल की, तो आपको पता है जनाब, आपका ये 25,000 रिबेट जीरो हो जाएगा। ये खेला है, खेला समझे कुछ? खेला ये है कि सरकार का जो ये 87A वाला जादू है ना, ये ऐसा जादू है कि ये खट से गायब होता है। मतलब आप तो 1,000 छोड़ो, 7,75,000 1 रुपया भी एक्स्ट्रा इनकम बैठ गई तो आइए 25,000 रुपए सरकार को टैक्स चुकाइए। अर्थात कंडीशनल है 87A की रिबेट। अर्थात अगर किसी व्यक्ति की आय 7,75 से नीचे है तब तो वो टैक्स फ्री है न्यू टैक्स रेजिम में, लेकिन अगर उसने 1 पैसा भी एक्स्ट्रा कमाया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो 87A आप समझ गए और न्यू टैक्स रेजिम समझ गए। अब बड़ा सवाल ये बनता है, सर फिर ये ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम, तो आज की बात समझ में आई? आज जो टैक्स में लिखा हुआ आया है वो क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। आप बचा सकते हैं अगर इससे नीचे हैं। तो सर मुझे न्यू टैक्स रेजिम लेनी चाहिए कि ओल्ड टैक्स रेजिम लेनी चाहिए, अब ये अगला सवाल है। तो अब आपको मैं दूसरी चीज बताता हूं। देखिए क्या है, वर्ष 2020 तक भारत में ओल्ड टैक्स रेजिम यानी टैक्स काटने की यही सीमा चलती थी कि 2.5 लाख तक कोई पैसा नहीं लगेगा, 2.5 से 5 पर 5% लगेगा, 5 से 10 पर 20% लगेगा और 10 से ऊपर 30% लगेगा। सिंपल इस प्रकार से स्लैब बनाए हुए थे, टैक्स के स्लैब बने हुए थे। ठीक है, जनता ये मान करके इसी टैक्स रेजिम को अपनाती थी। सरकार ने टैक्स बचाने के लिए लोगों को एक ऑप्शन दिया। लोगों को लगा सरकार हमारी हितैषी है, सरकार समझदार थी। सरकार ये चाह रही थी कि बेटा तुम जो है ना पैसा बचा बचा कर दाएं बाएं घुमा रहे हो, इससे अच्छा तुम अपने पास रखो ताकि उसका मैं सही से उपयोग कर पाऊं। कैसे उपयोग कर पाऊं उसको समझाता हूं। असल में ओल्ड टैक्स रेजिम में सरकार ने क्या कर रखा था कि 2.5 लाख तक आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा और 5 लाख तक आपसे 5% लिया जाएगा। लेकिन सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की आपको परमिशन दी हुई थी। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? जैसे मैंने आपसे अभी ये जो 3 से 6 की जगह 3 से 7 अभी हुआ है, अब ये जो 3 से 7 पर जैसे मैंने कहा ना 5% टैक्स कटता है, यहां पर 5 लाख तक 5% कटता था, यहां पर 7% पर 5। आपको दिखेगा कि सर फिर तो मुझे यही तरीका अपनाना चाहिए क्योंकि मेरी बड़ी इनकम ऐसी है जो 5% के दायरे में आ जाएगी। यहां पर 5 लाख से ऊपर जाते ही मेरी इनकम सीधी की सीधी 20% में चली जाएगी। ये तो ज्यादा नुकसानदायक है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन सरकार ने ओल्ड टैक्स रेजिम को एक बेनिफिट दिया हुआ है और वो क्या है?
आप अपने टैक्स रिबेट्स का लाभ उठा सकते हो, यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस में जैसे 75,000 रुपए मैंने दिखाया कि 75,000 का लाभ ले सकते हो, ऐसे बहुत से अन्य लाभ भी हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में। जैसे अगर आपने मकान कर्जे पर लिया है, आपने कर्जे की किस्त चुकाई है, उस पर आपका ब्याज जा रहा है, अगर 2 लाख रुपए तक सालाना ब्याज आप पे करते हो, उदाहरण के लिए अगर आपकी इनकम थी 10 लाख रुपए, आपने एक मकान खरीदा और उस मकान में 2 लाख रुपए का केवल और केवल आपने ब्याज चुकाया 2 लाख रुपए का, ठीक है, आपने किस्त बनवा रखी थी, 2 लाख का ब्याज चुकाया। इसका मतलब आपकी जो कमाई है ना, सरकार 8 लाख ही मानेगी। सरकार कहेगी यार 2 लाख तो इस गरीब ने बेचारे ने ब्याज ही चुका दिया, इसकी कमाई 8 लाख मानो। ये ओल्ड टैक्स रेजिम का सबसे बड़ा फायदा था। इसके साथ साथ ओल्ड टैक्स रेजिम में आपकी आय को और कम करने के कई तरीके थे, जैसे 80C के तहत रिबेट, जैसे 80D के तहत रिबेट, जैसे 80G के तहत रिबेट। ये कुछ इनकम टैक्स के प्रावधान हैं जिसके तहत रिबेट दी जाती थी। जैसे 80C के तहत रिबेट में कहा गया कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है, कोई बीमा ले रखा है, उसका जो प्रीमियम जा रहा है ना, उसको हम यहां पर टैक्स रिबेट में काउंट करेंगे, उसकी एक सीमा सेट कर दी। अगर आपने हेल्थ पर पैसा खर्च किया, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, उसको हम यहां पर कवर कर लेंगे। अगर आपने कहीं डोनेशन दिया, उसको हम यहां काउंट कर लेंगे। तो होता क्या था ना, तमाम प्रकार की जो रिबेट्स हैं, उन रिबेट्स को कटाते लोग अपनी तनख्वाह को बहुत नीचे ले आते थे, और बहुत नीचे ला करके उसका स्लैब ही बेचारे का 5 लाख से नीचे ले जाते थे। 5 लाख से नीचे ले आए, 5 लाख से नीचे आते 5% लग रहा है, और 5% वालों पर 87A लागू होता है ओल्ड टैक्स रेजिम में। जैसे न्यू टैक्स रेजिम में 87A लागू हो रहा है, ऐसे ही 5% वालों पर ओल्ड वालों में 87A लागू होता है। यानी कि 2.5 से 5 के बीच में जो 2.5 लाख है, उसके ऊपर सरकार के द्वारा 5% यानी 25×125 12,500 रुपए का टैक्स रिबेट दिया हुआ है। यानी कि 5 लाख तक की अगर कमाई है तो वहां तक आप उसे फ्री करा ले जा सकते हैं 87A के प्रावधान के तहत, ठीक है। तो ये सरकारी प्रावधान थे जिसके चलते लोग ओल्ड टैक्स रेजिम को फायदे में लेते थे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप लोग बहुत सारी तरह की कटौती कटाते हैं, मतलब आपकी ब्याज कटौती चल रही है, HRA कटौती चल रही है। जैसे HRA पर भी सामान्यतः माना जाता है कि जो बेस पे है उसका लगभग 40% तक अगर आप HRA ले रहे हैं तो उसको टैक्स रिबेट में फायदा मिलता है ना। तो एक तरह से यह कहा गया कि अगर आपने मकान पर ब्याज चुकाया हुआ है, बोले सर मैं ब्याज भी चुका रहा हूं और HRA भी ले रहा हूं, यह कैसे संभव है? यह ऐसे संभव है कि आपकी नौकरी किसी दूसरी जगह, आपने मकान कहीं दूसरे शहर में खरीद लिया, कहीं मकान खरीदा तो उस पर तो आपको ब्याज पे कर रहे हो, लोन लिया हुआ है तो ब्याज से ब्याज रिबेट मिल गई, और आप कहीं किराए पर रह रहे हो तो किराया आप चुका रहे हो, उसका आपको टैक्स मतलब HRA के तहत लाभ मिल गया, तो HRA का जो टैक्स रिबेट है वो मिल गया, आप टैक्स स्लैब से नीचे आते चले गए, ठीक है। इसके अलावा टैक्स को बचाने के लिए आपने बहुत से इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, कहीं बीमा लिया हुआ है, कहीं कुछ किया हुआ है ना, कहीं दान कर दिया, कहीं गौशाला में दान कर दिया, कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी को दान कर दिया। इस प्रकार से दान करके आप अपनी कमाई को नीचे लेते आए 5 लाख पर ला करके, और वहां पर 87A का लाभ ले लिया, और 87A का लाभ लेकर के तुरंत आप टैक्स फ्री हो गए कि साहब अपन तो मुक्त हो गए, ठीक है। यह तरीका ओल्ड टैक्स रेजिम में काम आता था। लेकिन अभी के लिए क्या हो रहा है? अभी के लिए क्या हो रहा है, सरकार न्यू टैक्स रेजिम लाई और उसने इनमें से बहुत सारे टैक्स के लाभ हटा दिए। बोले देखो आपकी कमाई 775 तक है ना, न्यू टैक्स रेजिम के लिए कहा गया अगर आपकी कमाई ज्यादा नहीं है, और एक तरह से यह समझिए कि आप इतने सारे रिबेट्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जैसे ATC में चाहिए तो ATC में रिबेट के लिए आपको पहले प्रीमियम भी तो पे करना पड़ेगा। मान लो किसी की 10 लाख कमाई है, 2 लाख तो वो ब्याज ही पे कर रहा है, 2 लाख ब्याज पे कर रहा है तो कुछ तो प्रिंसिपल भी पे कर रहा होगा। हाँ, मैं यहां पर एक चीज और बता दूं, प्रिंसिपल जो पे किया जाता है उस पर भी रिबेट ली जा सकती है, मतलब उसका सेक्शन अलग होता है इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर, उस पर भी रिबेट ली जा सकती है। HRA वाले सेक्शन में जाकर उसकी रिबेट ली जा सकती है, 2 लाख वाले सेक्शन में वो नहीं आता है ना, इंटरेस्ट पेमेंट वाले में नहीं आता है। तो इसमें क्या है, सरकार ने कहा कि आपकी 10 लाख कमाई है, 2 लाख का ब्याज चुका रहे हो, मान लो कि 1 लाख का प्रिंसिपल भी चुका रहे हो, 3 लाख तो आपका यहां उड़ गया, बचा कितना? 7 लाख। 7 लाख बचा, 7 लाख में से आपने कहा कि साहब मैंने 1 लाख के बीमा ले लिए, हेल्थ बीमा ले लिए, बचे कितने? 6 लाख। आप कह रहे हो फिर मैंने साहब डोनेशन कर दिए 1 लाख के, बचे कितने? 5 लाख। और 5 लाख कह करके कह रहे हो सर अब मुझे टैक्स फ्री कर दो। बोले भाई आपने अपना इतना पैसा जो अटका के छोड़ दिया, 5 लाख रुपए जो अटका के छोड़ दिया, उससे आपका कंजप्शन लो हो गया ना,
आप खर्च ही नहीं कर रहे, अब तो आपने सब सेविंग में डाल दिया, सब सेविंग में डाल दिया तो इकोनॉमी कंजप्शन से ग्रो होती है। आप जितना खर्च करोगे उतना इकोनॉमी ग्रो होगी, आप खर्च करोगे तो डिमांड रेज होगी, डिमांड रेज होगी तो सप्लाई के लिए इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी। तो सरकार ने दूसरा प्रावधान रखा कि क्यों खामखा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, 7.5 लाख रुपए तक हम आपसे एक भी पैसा नहीं ले रहे, तो खामखा मैं साहब इंश्योरेंस में भी लगा पड़ा हूं और मैंने ये भी लगा दिया और वो भी लगा दिया। अपने पास पैसा रखो, और पैसा जो है ना वो चंचलता लेके आता है। अकाउंट में पैसा है तो खर्च होता है, खर्च होता है तो आप मार्केट में कंज्यूम करने के लिए बैठोगे, और भागोगे तो वही पैसा सरकार को नजर आ रहा है कि आजा इस पैसे से अपन और धंधे बड़े बनाएंगे, इसलिए न्यू टैक्स रेजिम लाई गई थी। ठीक है, तो इस बार सरकार ने क्या किया है, टैक्स स्लैब को बढ़ावा दिया है, टैक्स स्लैब में 7 लाख तक का वो कर दिया है। अब ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है, चलिए हो गया ये। बाकी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मेरे द्वारा पढ़ाई हुई है, चाह करके आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है।